चलिए गाइस, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शुगर्स। मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जैसा मैंने कह ही दिया है शुगर, तो हम जानते हैं शुगर क्या है। शुगर एक स्वीट कंपाउंड है, इट इज स्वीट इन नेचर, या मैं कहूँ स्वीट इन टेस्ट इनफैक्ट। और हम बोल सकते हैं कि इट इज वाटर सोल्यूबल। हम लोग ने बहुत बार बकायदा शक्कर को पानी में मिला करके पिया है। इनफैक्ट हम लोगों ने चाशनी बनाई है जिससे हमें गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लास में तो नहीं छोड़ते थे, लेकिन यहाँ तो छोड़ देते रिकॉर्डिंग में। सॉरी बच्चों, आदत से मजबूर हूँ मैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें तो जैसा हमने बात करी, शुगर्स स्वीट भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पर दीज आर अगेन मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर रेशो इज फिक्स्ड, दैट इज 1:2:1। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होगा, वेयर आज अगर मैं हाइड्रोजन के एटम्स की बात करूं तो वो उसका एग्जैक्ट डबल होगा। सो द रेशो विल बी 1:2:1। किसका है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्लूकोज, राइबोस, ठीक है। राइबोस आरएनए वाला, राइबोस न्यूक्लिक वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड वाला ही है ये, है ना, आरएनए। आप लोग देखोगे तो नहीं, आपको साइड में दिख भी जाएगा राइबोस C5H10O5, ठीक है। और आपको ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर दिख जाएगा। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई जस्ट एक इंट्रोडक्शन ऑफ शुगर्स। अब शुगर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें शुगर्स में फिलहाल हमें और ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की बात करूं तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलेंगे। These are the nitrogen containing cyclic compounds which are found in nucleic acid। अब इन नाइट्रोजन बेसिस को हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है दो पार्ट्स में, प्यूरिन्स में और पायरामिडीन्स में। प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरामिडीन्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया इनटू साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है। प्यूरिन्स को हमने क्लासिफाई किया एडेनिन ग्वानिन में, पायरामिडीन्स को किया है साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल में। कुछ बेसिक्स आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आप लोग को जो याद रखना है बेटा, हमेशा प्यूरिन और पायरामिडीन जो है ना, ये आपस में बाइंड होते हैं। मतलब एक प्यूरिन और एक पायरामिडीन ही हमें आपस में बाइंड होता हुआ देखने को मिलेगा। अब डीएनए और आरएनए के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अगर मैं डीएनए आरएनए दोनों की बात करूं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन चीजें हमें दोनों में ही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है दैट कम्स इन थाइमीन एंड यूरासिल। डीएनए में हमें थाइमीन देखने को मिलता है और आरएनए में हमें यूरासिल देखने को मिलता है थाइमीन की जगह पर, ठीक है। तो आप डीएनए है तो उसमें आपको थाइमीन मिलेगा, और अगर आपको आरएनए चाहिए तो थाइमीन की जगह आप क्या कर दो, यूरासिल लगा दो, वो आपका आरएनए हो जाएगा। द कंडीशन इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पे आपने कहा सर प्यूरिन पायरिमिडिन बाइंड होते हैं, तो हम याद कैसे रखें कौन सा किससे बाइंड होता है, या वो कोई भी किसी से बाइंड हो जाता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाइंडिंग जो होती है वो स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होती है। मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ या यूरासिल के साथ बाइंड करता है, और ग्वानिन हमेशा ही साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। एडेनिन थाइमिन की बात करूं या एडेनिन यूरासिल की बात करूं तो ये हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं साइटोसिन और ग्वानिन की, तो ये हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब आप कहोगे सर याद कैसे रहेगा, हमें कंफ्यूजन हुई तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है। आप हमेशा सी और जी को बाइंड करोगे, सी जी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा हमारा इंग्लिश टर्म है एट, एटी। तो ए और टी हमेशा बाइंड होते हैं। तो आप कोई भी एक चीज याद रख सकते हो, या तो एटी याद रख लो या तो छत्तीसगढ़ याद रख लो। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट मैं भी बैठा भी छत्तीसगढ़ में ही हूँ, तो शायद इसलिए भी और ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को बोलने में, बट ठीक है। चल, तो ये हमारी कुछ बात हो गई बहुत ही बेसिक सी इन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगली जो चीज आती है नाइट्रोजनस बेसिस में, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने शुगर की बात करी, जहां पर मैंने आपके सामने दो शुगर बताए थे, ग्लूकोज और राइबोस। तीसरा शुगर बता रहा हूं, डीऑक्सी राइबोस। तीसरा शुगर है यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस। सर डीऑक्सी राइबोस क्यों बोला? बेटा डीऑक्सी राइबोस वो शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है ना। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है, कुछ नहीं, राइबोस में से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस बन गया, बिना ऑक्सीजन का राइबोस। लेकिन एक ही ऑक्सीजन हटाया है, सारे नहीं हटाए हमने। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, हमें ये दो तरीके शुगर देखने को मिल जाते हैं जब हम
बात करते हैं इन पर्टिकुलर डीएनए के बारे में, तो यहां पर हम उन्हीं शुगर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल क्या होता है, जब हम नाइट्रोजन बेस को उठा करके शुगर के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान देना, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिला तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। नाइट्रोजन बेस और शुगर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं, आप लोग के यहाँ साइड में टेबल दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एडेनिन और शुगर जब बाइंड होता है तो आपको देखने को मिलेगा एडेनोसिन बनता है, ग्वाइनिन और शुगर जब बाइंड होता है तो ग्वाइनोसिन बनता है, साइटोसिन और शुगर बाइंड होता है तो साइटिडीन बनता है। ठीक है, साइटिडीन बनता है। और यहां पर अगर हम बात करें, थाइमीन और शुगर जुड़ता है तो थाइमिडीन बनता है, और यूरासिल और शुगर जुड़ता है तो यूरिडीन बनता है। तो मैंने आज जो भी नाम लिए, एडेनोसिन, ग्वाइनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर है एडिनोसिन का और दूसरा स्ट्रक्चर है यूरिडिन का। एडिनोसिन में क्या है भैया, कुछ नहीं, शुगर जो है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन जुड़ा है, तो क्या हो गया वो, सॉरी शुगर है उस पर एडेनिन जुड़ा है तो वो क्या बन गया, एडिनोसिन बन गया। अगले शुगर पे क्या जुड़ा है, यूरासिल जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन गया, यूरिडीन बन गया। ठीक है, तो ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स भी हो गए, आप लोग को याद रखने में काफी आसानी होगी। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद एक सिमिलर टर्म है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बताने से पहले मैं थोड़ा सा डीएनए के बारे में और डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, ताकि आगे भी आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप कुछ चीजें अभी से समझ जाए। डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए में हमेशा याद रखना, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, आप लोग जब डीएनए पढ़ोगे तो वहां पर यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट आएगा, यही एग्जैक्ट टर्म आने वाला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली यानी बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड मतलब, तो अभी हम देखने ही वाले। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, तो यहाँ पर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके बेसिस फॉर्म करते हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेस, अभी जस्ट देखा, इससे पहले, उससे पहले हमने देखा था शुगर, और उसी के साथ में एक और होता है फॉस्फेट। मतलब अगर आप नाइट्रोजनस बेस को, शुगर को और फॉस्फेट मॉइटी को अगर आप साथ में जोड़ देते हो तो आपका यहाँ पर जो फिर नया चीज बनती है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस। ठीक है, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप कह सकते हो, अभी जो हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया था, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड अलोंग विद फॉस्फेट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां बात करें तो एडेनिन और शुगर को आपने जोड़ा और उसमें क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, तो क्या बन गया, एडेनिलिक एसिड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, एडेनिलिक एसिड बन गया। ग्वाइनिन को, शुगर को, फॉस्फेट को जोड़ दोगे, ग्वाइनिलिक एसिड बन गया। साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट जोड़ दोगे, साइटिडिलिक एसिड बन गया। थाइमीन, शुगर, फॉस्फेट जोड़ोगे, थाइमिडिलिक एसिड बनेगा। और यूरासिल, शुगर, फॉस्फेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यूरिडिलिक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब यार न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो डीएनए और आरएनए है, ये इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बने, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यहाँ पर वो कैसे बने होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। या मैं इसको और ज्यादा स्पेसिफिकली कहूं तो दीज आर नथिंग बट डीएनए या आरएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हम इसको, मैंने जैसा अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट कहा ही था, तो बिल्कुल वही चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन क्या बनाती है, इधर इट फॉर्म्स डीएनए और आरएनए, या सिंपल सी भाषा में ये न्यूक्लिक एसिड बना रही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन सबसे कॉर्नर में दिया हुआ है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बीच में जो पर्पल पर्पल सा है, पर्पल भी नहीं है, गेस वायलेट, वायलेट है ना, वो दैट पर्टिकुलर मोइटी, तो पेंटागन बना हुआ है 5 डैश 3 डैश वाला, सॉरी, दैट इज शुगर। डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वहां पर कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, देखिए वहां पर लेबल किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमें यहाँ पर इससे लगा हुआ देखने को मिलता है साइटोसिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। देखो साइड में लिखा हुआ है CAGC, वो हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्या, नाइट्रोजनस बेस। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, उसी डायग्राम में लेफ्ट साइड में आपको PPPP लिखे हुए दिख रहे हैं।
वो पी क्या है, वो है वो फॉस्फेट मॉइटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको फॉस्फेट मॉइटी, डीऑक्सीराइबोज और एक नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो क्या बन गया, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया। और यहां से एक और स्टेटमेंट में याद रखवाना चाहूंगा, डीएनए का जो बैकबोन होता है, दैट बैकबोन इज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं ना, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन बैकबोन बनी होती है वो काय की बनी हुई है, वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ वी हैव एंडेड अप विद आवर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए, थैंक यू गाइस।